नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पलाश और स्वागत है आपका रूहानी किस्से में। यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी रूह तक हिला देगा। अंधेरों की खामोशी, सुनसान रास्ते और अनसुनी चीखों के बीच हम आपको ले चलेंगे उन किस्सों की दुनिया में जहां हर परछाई में छुपा है एक डरावनी राज। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये भूतिया कहानी। बंगाल के पूर्व हिस्से में बसे छोटे से गांव रामनगर की पहचान थी उसका पुराना तालाब, जिसे सब लोग मरा पोखर कहते थे। चारों ओर हरे भरे खेत, बीच में बड़े और पीपल के पेड़ और उन्हीं पेड़ के पीछे छुपा हुआ है ये तालाब। गांव के बच्चे दिन में वहां मछली पकड़ने जाते थे, पर जैसे ही सूरज ढलता सब डर के मारे दूर हो जाते। वजह थी तालाब से जुड़ा हुआ किस्सा। गांव की बूढ़ी दादी सुरमी दादी हमेशा कहा करती थी, बेटा उस पोखर के पास रात को मत जाना, वहाँ सावित्री की आत्मा अब भी रोती है। सावित्री का किस्सा घर घर में सुना गया था। उसका पति खेत में काम करते हुए सांप के डसने से मर गया था। पति की मौत सहन ना कर पाने के कारण सावित्री ने उसे तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी अधूरी इच्छाओं के साथ वही बांधी हुई थी। गांव में जब भी कोई अजनबी आता और रात को तालाब के पास गलती से चला जाता, अगले ही दिन लोग उसे या तो बेहोश पाते या फिर वो तेज बुखार से कप रहा होता। लेकिन पढ़े लिखे रमेश को ये सब कहानियां झूठ लगती थी। वो हाल ही में शहर से लौटा था और हर किसी की बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देता। एक दिन उसके दोस्त ने मजाक में कह दिया, अगर तू इतना बहादुर है तो आधी रात को मरा पोखर जाकर दिखा। रमेश ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आज रात ही जाऊंगा और तुम सबको साबित कर दूंगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। उस रात पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। केवल तालाब में चमकती चांदनी सब कुछ और भी डरावना बना रही थी। झिंगुर की आवाज और मेंढक की टहर माहौलों को और भी भयानक कर रही थी। रमेश अकेला तालाब के किनारे पहुंचा। कुछ देर तक वो हिम्मत दिखाता रहा, लेकिन तभी अचानक पानी की सतह से गोल गोल लहरें उठी। वो सब देख के रमेश की आंखें फटी रह गई। सफेद साड़ी में एक औरत पानी से बाहर निकल रही थी। उसके गीले बाल चेहरे पर चिपके थे और आंखें आग की तरह चमक रही थी। और तभी औरत की आवाज हवा में गूंज उठी, यहाँ पे क्यों आया है तू? मुझे अकेला छोड़ के मत जा। ये देखकर रमेश की प्यार की ताकत जैसे खत्म हो गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ठंडी उंगलियों ने उसके घुटनों को कसकर पकड़ लिया। उसकी चीख अंधेरे में गूंज उठी। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। तालाब के पास कुछ लोगों ने देखा कि रमेश जमीन पर बेहोश पड़ा है। उसके दोनों पैरों पर नीले नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर खींचा है। गांव वालों उसे तुरंत घर ले आए। उसकी माँ रोते रोते कहने लगी, कहा था तुम्हें बेटा, रात को उस पोखर के पास मत जाना। तूने हमारी बात क्यों नहीं मानी? रमेश धीरे धीरे होश में आया। उसका चेहरे पीला पड़ चुका था। उसने
कांपती आवाज में कहा, मैंने उसे देखा था, सफेद साड़ी वाली औरत। उसने मुझे पकड़ा। उसने कहा, मुझे अकेला मत छोड़ो। ये सुनकर सबकी रूह कांप गई। कई लोगों की पुरानी बातों याद आ गई। गांव के बुजुर्ग हरिपद काका बोले, मैंने अपने आंखों से देखा था, सावित्री जब मरी थी उस रात आंधी तूफान आया था, तभी से उसकी आत्मा इसी पोखर में बंधी हुई है। जो भी उसके पास जाता है वो उसे अपने साथ खींच लेती है। रमेश डर के मारे चुप हो गया, लेकिन उसके दोस्तों को यकीन नहीं था। वो हंसते हुए बोले, ये सब उसका भ्रम है। हो सकता है रात को अंधेरे में पेड़ की परछाई को औरत समझ लिया है। पर तभी पास खड़ी सूर में दादी बोली, नहीं रे बच्चों, सावित्री की आत्मा अब भी वही है। कई साल पहले गांव का गंगाराम भी आधी रात को बही गया था। सुबह उसकी लाश पोखर से मिली थी। उसके चेहरे पर भी वही डर था जो आज रमेश की आंखों में दिख रहा है। ये सब सुनते ही सबको दिलों में सन्नाटा छा गया। रमेश ने धीरे से कहा, उसकी आंखें लाल थी और उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा। अगर तुम लोग समझते हो कि ये सब झूठ है तो आज रात तुम खुद जाकर देख लो। दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। डर तो उन्हें भी लग रहा था, पर जोश में आकर उन्होंने कह दिया, ठीक है, आज रात हम सब मिलकर उस पोखर के पास चलेंगे। फिर साबित हो जाएगा कि वहाँ कोई भूत नहीं है। लेकिन ये तय करना आसान था, निभाना मुश्किल, क्योंकि रात होते ही पोखर का माहौल और भी डरावनी हो जाता था। रात का अंधेरा गांव पर छा चुका था। चांद बादल में छुप छुप कर निकल रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गांव के बीच चौपल पर रमेश के चारों दोस्तों इकट्ठा हुए। किशोर, मनोज, प्रकाश और गुलशन। रमेश घर में बिस्तर पर पड़ा कांप रहा था, लेकिन उसके दोस्त ये साबित करना चाहते थे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मनोज ने धीरे से कहा, चलो चलते हैं, आज सब सच सामने आ जाएगा। उन चारों ने लालटेन लेकर मरा पोखर की तरफ बढ़े। रास्ते में कुत्ते भौंकने लगे, उल्लू की आवाज आए और कभी कभी बड़े पेड़ों की डालियां हिलकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। जब वो तालाब के किनारे पहुंचे तो पानी बिल्कुल शांत था। दूर से मेंढकों की आवाज और झिंगुर की टर सुनाई दे रही थी। किशोर हंसकर बोले, देख, यहाँ कुछ नहीं है, सब रमेश का डर है। तभी अचानक तालाब के बीच गोल गोल लहरें बनने लगी। पानी अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ये सब देख के प्रकाश की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बोले, ये क्या है? अगले ही पल पानी से धीरे धीरे एक सफेद साड़ी में भीगी हुई औरत बाहर निकली। उसके लंबे बाल चेहरे पर चिपके थे और उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। और तभी उसकी आवाज गूंज उठी, मुझे क्यों छोड़ के जाते हो? मुझे भी अपने साथ लेके चलो। ये सुन के चारों दोस्त की रूह कब गई। गुलशन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक किसी ठंडी हवा ने उसकी लालटेन बुझा दी। अंधेरे में औरत का चेहरा और भी
डरने लगने लगा। मनोज कांपते हुए बोले, ये सचमुच भूत है। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसकी आंखें सब पर टिकी थी। अचानक उसने चीख मारी और पानी से निकले हाथ सीधे किशोर के पैर की तरफ बढ़ गए। किशोर चीख पड़ा, बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है, बचाओ मुझे। बाकी तीनों ने हिम्मत करके उसे पकड़ लिया और खींचने लगे। बहुत मुश्किल से वो किशोर को छुड़ाकर भागे। चारों लड़खड़ाते हुए गांव की तरफ दौड़े। जब वो चौपल तक पहुंचे, सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। किशोर के पैरों पर गहरे नीले निशान थे। अब कोई भी ये नहीं कह रहा था कि भूत प्रेत झूठ है। सुबह होते ही पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि रमेश के दोस्तों ने भी सावित्री की आत्मा को देखा है। किशोर के पैरों पर पड़े नीले निशान सबूत थे। गांव की चौपाल पर लोगों ने इकट्ठा हुए। बुजुर्ग हरिपद काका गंभीर आवाज में बोले, अब ये खेल नहीं रहा। सावित्री की आत्मा बेचैन है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। यह सुनकर सूरमी दादी ने सिर हिला के कहा, सावित्री की आत्मा यहाँ बंदी हुई है क्योंकि उसकी मौत अधूरी थी। उसका पति अचानक सांप के डसने से चला गया और वो खुद पोखर में कूद गई। उसकी आत्मा अब भी अपने पति को ढूंढ रही है। ये सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग डर से कांपने लगे और कुछ बोले कि इस पोखर को छोड़कर गांव ही बदल देना चाहिए। लेकिन तभी गांव के पुरोहित नारायण पंडित वहां पहुंचे। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने कहा, गांव छोड़कर भागने से समस्या हल नहीं होगी। आत्मा को मुक्त करना होगा। जब तक सावित्री की आत्मा की शांति नहीं मिलेगी, वो हर रात किसी न किसी को अपना शिकार बनाती रहेगी। मनोज हिम्मत जुटाकर बोले, पंडित जी, फिर हमें क्या करना होगा? तभी पंडित ने बताया कि पूर्णिमा की रात को पूजा करनी होगी। इस समय सावित्री की आत्मा तालाब से बाहर सबसे शक्तिशाली रूप में आती है। तभी मंत्रोच्चारण और दीपदान से उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकता है। लेकिन साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी, इस पूजा में बहुत खतरा है। अगर जरा सी भी भूल चूक हुई तो आत्मा और भी भयंकर रूप धारण कर सकती है। ये सब सुन के गांव वाले डरने लगे। रमेश अब भी डर के साए में था, पर उसने धीरे से कहा, मैं इस पूजा में मदद करूंगा क्योंकि मेरी वजह से ये सब शुरू हुआ है। पूरा गांव खामोश हो गया। सबकी निगाहें अब आने वाली पूर्णिमा की रात पर टिक गई। गांव में चारों तरफ बेचैनी थी। सब लोग उस पूर्णिमा की रात का इंतजार कर रहे थे। आसमान में चांद निकला। उसकी चांदनी पोखर पर पड़कर उसे और भी डरावना बना रही थी। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तालाब के किनारे पंडित ने पूजा की तैयारी की। पीपल के पेड़ के नीचे हवन कुंड सजाया गया। गांव के लोग चारों ओर दीपक जलाकर बैठ गए। रमेश और उनके दोस्तों भी वहीं मौजूद थे। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। धीरे धीरे तालाब का पानी अपने आप हिलने लगा। अचानक एक ठंडी हवा चली और सारे दीपक तपने लगे। तभी पानी से सफेद साड़ी में भीगी हुई सावित्री की आत्मा बाहर निकली।
उसके लंबे बाल खुले थे और उसकी आंखें आग की तरह लाल और उसका चेहरे बिखरे हुए थे। तभी उसकी चीख गूंज उठी पूरे गांव में। क्यों पुकार रहा है मुझे और क्यों मुझे सता रही है? ये सुनकर गांव के बच्चे और औरत डर कर छूटने लगे, लेकिन नारायण पंडित डटे रहे। उन्होंने तेज आवाज में कहा, सावित्री, तेरी आत्मा अधूरी है, इसलिए तू बंदी हुई है। आज मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। सावित्री की आत्मा गुस्से से कांप उठी। उसने रमेश की तरफ देखा और ठंडी हवा का झोंका सीधे उसकी ओर आया। रमेश गिरते गिरते बचा। पंडित जी ने जल्दी से मंत्रोच्चारण तेज कर दिया और दीपक तालाब में प्रवाहित कर दी। दीपक पानी पर तैरने लगे। उनकी रोशनी चांदनी के साथ मिलकर तालाब को चमकाने लगी। अचानक सावित्री की चीख बदलकर रोने की आवाज में बदल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे बोली, मुझे मेरे पति से मिला दो, मुझे अकेला मत छोड़ो। पंडित जी शंख बजाकर कहा, सावित्री, अब तेरी और तेरी पति के बीच कोई बंधन नहीं है। जा, उसकी आत्मा तेरी प्रतीक्षा कर रही है, शांति से जा। ये सुनते ही सावित्री की आत्मा का चेहरा शांत हो गया। उसके शरीर से धीरे धीरे सफेद धुआं उठा और वो आसमान की ओर विलीन हो गई। तालाब का पानी एकदम शांत हो गया। दीपक अब स्थिर होकर जल रही थी। गांव में पहली बार राहत की सांस ली गई। मरा पोखर अब डर का प्रतीक नहीं रहा। रमेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मन ही मन में कहा, सावित्री दीदी, अब तुम्हें शांति मिल गई। उस रात के बाद गांव में किसी ने भी भूत प्रेत की परछाई नहीं देखी। पोखर अब भी वही है, लेकिन लोग कहते हैं कि अब उसकी लहरे में शांति है, डर नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? कहानी अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही। तो जल्दी लौटूंगा और एक कहानी लेकर। तब तक के लिए आप सब खुश रहे।